हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं मैक्स वेबर का दिया हुआ सत्ता का सिद्धांत। सत्ता का सिद्धांत बाय मैक्स वेबर। तो सत्ता का सिद्धांत क्या है? सत्ता किसी न किसी रूप से जब हम किसी व्यक्ति को हमारे इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है तो वह हमारे द्वारा उस पर की गई सत्ता होती है, या हमारा वह व्यवहार उसके लिए सत्ता की श्रेणी में आएगा। सत्ता का प्रारंभ ही बल से होता है या शक्ति से होता है, और यह हमारे प्रभाव पर आश्रित होगी या प्रभाव पर निर्भर होगी। प्रभाव किस प्रकार के? दो प्रकार के प्रभाव होंगे, एक तो शक्ति और दूसरा सत्ता। फिर सबसे पहले हम शक्ति को समझ लेते हैं। शक्ति क्या है? शक्ति अर्थात बल। शक्ति अर्थात बल। जब हम किसी व्यक्ति को अपने बल या हमारी शक्ति के आधार पर हमारी इच्छा के अनुकूल, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से भी वैसा व्यवहार कर रहा हो, या हो सकता है कि उसकी इच्छा ना हो, पर हमारे डर के कारण या हमारे प्रभाव के डर के कारण, हमारी शक्ति के डर के कारण वह हमारे अनुकूल व्यवहार कर रहा हो या हमारी इच्छा के अनुकूल व्यवहार कर रहा हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे, जिसमें बल प्रयोग होता है। और जब इसी शक्ति को क्या मिल जाती है? वैधानिकता मिल जाती है, तो वह क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? सत्ता। शक्ति को वैधानिकता मिलना ही क्या कहलाता है? सत्ता कहलाता है। वैधानिकता किस प्रकार से? कानूनों द्वारा और हमारे समाज द्वारा। जब किसी शक्ति को वैधानिकता दी जाती है तो वह क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। और जब किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है या किसी व्यक्ति के पास सत्ता होती है, तो वह दूसरे समूह, व्यक्ति, समुदाय या जनसंख्या को उस सत्ता के अनुकूल व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है, प्रभावित करता है। और यदि किसी व्यक्ति, समुदाय या जनसंख्या की इच्छा न भी हो तो उन्हें सत्ताधीश के अनुसार कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि सत्ताधीश को क्या मिली है? वैधानिकता मिली है, उसकी शक्ति को स्वीकृति मिली है, वैधानिकता मिली है, समाज से भी और कानून से भी। तो ये है सत्ता। जब किसी शक्ति को कानून या समाज द्वारा या कानून एवं समाज द्वारा वैधानिकता दी जाती है, सामाजिक स्वीकृति दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। अब हम सत्ता की विशेषताएं देखते हैं। तो सत्ता क्या है? शक्ति का एक रूप है। जब हमारे पास शक्ति है, उस शक्ति को वैधानिकता मिली है, तो ही वह क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। अर्थात ये क्या है? शक्ति का एक रूप है। उसके पश्चात यह संस्थागत होती है, जैसे परिवारों में, ठीक है, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं द्वारा हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण किया जाता है, हमें प्रभाव में रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? संस्थागत कहलाया जाएगा। उसके पश्चात परिस्थिति से संबंधित। सत्ता कभी किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, इसका संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, यह उस व्यक्ति की परिस्थिति से संबंधित होगा। और परिस्थिति क्या है? यहाँ पर प्रश्न वही उठता है कि परिस्थिति क्या है?
हमारा स्टेटस, हमारा पद, हम समाज में किस पद पर है, हम परिवार में किस पद पर है, समाज में या परिवार में हमारा क्या स्टेटस है, क्या पद है। एक व्यक्ति प्राचार्य हो सकता है, पुलिस अधीक्षक हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, किसी परिवार का मुखिया हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति के पद से संबंधित है। ठीक है, जैसा व्यक्ति का पद होगा वैसी उसकी सत्ता होगी। पिता की सत्ता पुत्र तक होगी, पुत्री तक होगी, या उसके परिवार तक की होगी मुखिया की सत्ता। पर उसकी सत्ता आवश्यक नहीं है कि गांव के सभी लोगों तक हो या पूरे राष्ट्र या किसी अन्य स्तर पे हो। जैसी परिस्थिति वैसी व्यक्ति की सत्ता है। तो ये परिस्थिति से संबंधित है, ना कि किसी व्यक्ति से संबंधित। फिर उसके बाद है विशेष अधिकार। सत्ता जैसी वैसा उसका विशेष अधिकार। ठीक है, कलेक्टर के पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, परिवार के मुखिया के पास विशेष अधिकार होंगे, किसी मंत्री के पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार होंगे, किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास विशेष अधिकार होंगे। ठीक है, और उस विशेष अधिकारों के आधार पर वह क्या करेंगे, सत्ता का संचालन करेंगे अपने क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके पश्चात निश्चित क्षेत्र। तो निश्चित क्षेत्र, सत्ता का एक निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, जो क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। जैसा पिता पुत्र के या परिवार के सभी लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करेगा। प्राचार्य स्कूल कॉलेज स्टूडेंट और कर्मचारियों के व्यवहारों को नियंत्रित करेगा या उन पर इनका प्रभाव रहेगा, इनका प्राचार्य। ठीक है, अब हम देखते हैं सत्ता का अस्तित्व, अर्थात सार्वभौमिकता। सत्ता कहाँ कहाँ पर होती है, तो सत्ता हर कहीं पाई जाती है। समूचे विश्व में सत्ता है, समूचे स्थान पर सत्ता है। हो सकता है उसके रूप भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कहीं पे कलेक्टर है तो कहीं दूसरी जगह भी कलेक्टर होगा, वहां पर कोई दूसरा पद होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि परिवार का मुखिया कहीं पर पुरुष है, हो सकता है किसी जगह स्त्री भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, सत्ता के रूप तो भिन्न भिन्न होंगे, सत्ता के स्वरूप भिन्न होंगे, पर सत्ता हर जगह होगी, सत्ता सार्वभौमिक होगी, सत्ता सर्वव्यापी है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सत्ता सार्वभौमिक है। उसके बाद बाध्यता, यह भी सत्ता की एक विशेषता है, सत्ता का एक गुण है। यदि किसी कलेक्टर ने अपने सत्ता का प्रयोग करके नियम बना दिए, प्रत्येक जिले में, अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है तो उसी का उदाहरण लेते हैं कि एक कलेक्टर है, उसने नियम बना दिए। हो सकता है प्रत्येक जिले के कलेक्टर ने बनाया हुआ है, किसी एक जिले के कलेक्टर ने, कि भाई फला जिले के लोग क्या करके रहेंगे, मास्क पहन के रहेंगे। ठीक है, अन्यथा उन पर 5,000, 2,000, 1,500 का क्या किया जाएगा, अर्थदंड घोषित किया जाएगा। ठीक है, उन्हें अर्थदंड से दंडित किया जाएगा या उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भी, अब क्या हो गया, हमारी इच्छा हो या न हो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मास्क बांधना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, बाध्यता है। तो सत्ता में क्या होता है, बाध्यता का गुण होता है, बाध्यता भी सत्ता की एक विशेषता है। अब हम सत्ता के प्रकार देखते हैं। तो सत्ता के कितने प्रकार है, 3 प्रकार। उसमें पहली वैधानिक सत्ता, दूसरी परंपरागत सत्ता और तीसरी करिश्माई सत्ता। वैधानिक सत्ता, वैधानिक सत्ता अर्थात जिसमें कानून द्वारा स्वीकृति दी जाती हो, ऐसी सत्ता को हम क्या कहते हैं, वैधानिक सत्ता। जैसे
कलेक्टर के पास जो पावर है, जो शक्ति है, उसे किसने स्वीकृति दी है? कानून ने, संविधान ने। मंत्री, विधायक, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके पास जो शक्ति है, उस शक्ति को सत्ता के रूप में स्वीकृति किसने दी है? कानून ने। जहां पर कानून द्वारा किसी व्यक्ति की शक्तियों को स्वीकृति दी जाती है, वह क्या कहलाई जाती है? वैधानिक सत्ता कहलाई जाती है। उसके पश्चात परंपरागत सत्ता। यह सत्ता किसी परिवार में या किसी ग्राम में पाई जाती है, जो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी उस घर के या उस गांव के किसी सदस्य पर या उस सदस्य द्वारा गांव के लोगों को अपने व्यवहार, अपने इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रभावित किया जाएगा, या हम कह सकते हैं कि उस परिवार के या उस घर के या उस गांव के सदस्य को सत्ता सौंपी जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? परंपरागत सत्ता। अर्थात वह सत्ता जो व्यक्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, ऐसी सत्ता को हम क्या कहते हैं? परंपरागत सत्ता। जैसे गांव के मुखिया का पद हो सकता है, यह परंपरागत होते हैं ना। किसी गांव में किसी के नामों के सामने पटेल, महाजन लिखा जाता है, ठीक है। आपके घर में आपके परिवार का मुखिया कौन होता है? परिवार का बड़ा पुरुष। और यदि उस बड़े पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है? उसके पश्चात सत्ता उस परिवार में अब जो बड़ा पुरुष है उसके पास रहेगी। तो ये कैसी है? परंपरागत सत्ता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाली। फिर उसके बाद करिश्माई सत्ता। करिश्माई मतलब जादू वाली, जादू या चमत्कार वाली। जैसे ईश्वर हमने देखा है नहीं, हमने कभी उनके चमत्कारों को देखा है नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि सूरज निकलता है, डूबता है, हवा चलती है, बारिश होती है। ये जो सब नियंत्रित कौन करता है? ईश्वर। अर्थात हम उनकी सत्ता को स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं उनके पास कोई जादुई शक्ति है, और उस शक्ति के कारण ही वह संपूर्ण विश्व में क्या करते हैं? हवा, सूर्य, चंद्र, पानी, बरसात, जो भी स्थितियां हो, गर्मी, सर्दी, इनको क्या करते हुए नियंत्रित करते हैं। ऐसी सत्ता को हम क्या मानते हैं? चमत्कारी सत्ता, जहां पर जादू या चमत्कार को देखकर नमस्कार किया जाता है, जादू या चमत्कार को देखकर उनकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ऐसी सत्ता को हम करिश्माई सत्ता भी कहते हैं। जैसे आपके साधु संत, हम उन्हें गुरु मान लेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? करिश्माई सत्ता होगा। तो आज हमारा क्या शीर्षक था? सत्ता का सिद्धांत। किनके द्वारा? मैक्स वेबर के द्वारा। सत्ता क्या है? जब शक्ति को वैधानिकता मिलती है तो ही वह सत्ता कहलाती है।